Hi, Pulkesh. Good evening, sir. So, Pulkesh, let's start with the introduction. uh, Frankly speaking, we haven't met many times. हाँ, ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं. So, this is, I think, going to be the maximum time we'll be spending together. So, yeah, let's yeah, start with the yeah, yeah. intro. Let people know more about you. Hello, everyone. So, I'm Palkesh, and I'm working in. I'm an engineer working in ONGC, and I'm doing mountaineering from last 6-7 years. And it started from ONGC only. Like before that, in 2014, I was doing small treks and started with the trekking only. And in 2015, I got an opportunity from ONGC to participate in this mountaineering and thing. But before that, I have thought of doing basic and advanced courses after doing this, when I started trekking. But eventually it happened. So I didn't plan anything. So yeah, this is Great. me. Yeah. So, Pulkesh, how did you start your basic course? पहले idea कैसे आया कि यार there's something called basic course which needs to be done? सो एक्चुअली सर पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रैकिंग वगैरह तो 1-2 साल तो ट्रैकिंग ही किया क्योंकि वहीं से शुरू हुआ था पहाड़ों से थोड़ा सा Right. पहाड़ों में इंटरेस्ट तो वहां पे ट्रैक पे जो गाइड वगैरह थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कोर्सेज वगैरह होते हैं तो सेकंड ट्रैक जब Right. मैंने किया था तो वहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस गाइड था तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे कोर्सेज वगैरह होते हैं तो कभी सोचा था कि हाँ धीरे धीरे अब नेक्स्ट थोड़ा सा इस चीज में ट्राई करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट तो आ ही रहा था सो Right. सोचा था कि बेसिक कोर्स करूंगा तो और बट फिर 2015 में आई थिंक 2016 में सो Okay. ओएनजीसी से ही एवरेस्ट एक्सपीडिशन प्लान हो रहा था आईएमएफ और Okay. ओएनजीसी का कोलैबोरेशन हो गया तो उसका ऑफिशियल ऑर्डर आया था तो देखा था वो अब क्योंकि एम्प्लॉइज है तो किसी को इतना एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज को लेकर बेसिकली ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस था बट माउंटेनिंग इज अ डिफरेंट थिंग Right. सो 1 साल का उन्होंने पूरा ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोग्राम बनाया जिसमें कोर्सेज वगैरह थे फिर एक्सपीडिशंस धीरे उस हिसाब से प्लान किया हुआ था पूरे साल का क्योंकि वो 1 साल में पूरा ट्रेन करना था एवरेस्ट के लिए लोगों को तो इट स्टार्टेड Correct. फ्रॉम देयर तो उसमें बेसिक कोर्स Good. किया एडवांस कोर्स किया और देन इट वेंट टू लाइक क्लाइंबिंग टेक्निकल पीक्स एंड ऑल Okay. So let's start with from the start. सबसे पहला ट्रैक कौन सा किया? सबसे पहला ट्रैक गया था 2014 में भावा पास करके जो किन्नौर से Okay. जो अपना स्पीति में एंड होता है तो Correct. एकदम ही नए थे कोई आइडिया नहीं था नहीं प्रॉपर बस वो फ्रेंड्स वगैरह का प्लान बना चलो ट्रैक पे चलते हैं सो आई Okay. डिड द ट्रैक इन नाइकी वो नाइकी के रनिंग शूज में किया था तो Great. स्टार्टिंग में उस हिसाब से बट वो एक्सपीरियंस बहुत सही था क्योंकि Correct. जो वेदर कंडीशन और 1-2 दिन तो बहुत ही हालत मेरे को लिटरली आई हैड एएमएस ऑन दैट ट्रैक Oh, हाँ तो nice. जिस दिन पास क्रॉस करना था उसके एक दिन पहले जो लोअर कैंप था हमारा तो वहां पे पहुंचते Right. पहुंचते हालत खराब हो रखी थी एकदम 6-7-8 घंटे से चल रहे थे और उस टाइम तो पता भी नहीं कि जिसको एएमएस भी बोलते हैं कि इसको क्या मतलब क्या हो रहा था मुझे पता नहीं मतलब सर दर्द बहुत खतरनाक हो रखा था और Right. जैसे ही मैं कैंप में पहुंचा इतना थका हुआ था मैंने बोला नहीं मुझे खाना है मुझे बस सोने दो तो Correct. इतनी खराब खराब हालत थी वो फर्स्ट ट्रैक पे बट फिर Nice. वो जो जैसे धीरे धीरे वो गाइड को देवर एक्सपीरियंस तो Correct. उन्होंने थोड़ा गर्म पानी करके दिया थोड़ा सा नॉर्मल हल्का फुल्का खाना बोले बिना खाए मत सोना और ये सारी थोड़ी बेसिक चीजें जो एएमएस के लेके अपन करते हैं तो वो चीज उन्होंने की और जैसे ही मैंने गर्म पानी पिया और थोड़ा सा खाना खाया और मैं एकदम रेडी था वरना मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह डाइनिंग टेंट में खाना खा रहे थे बोले थे ये तो बढ़िया फिट बंदा है ये तो कर ही लेगा और मेरी खराब हालत देख के लोग ऐसा भाई अब आगे जाए नहीं जाए क्या होगा तो ये Absolutely. एक्सपीरियंस था फर्स्ट 2014 में जो फर्स्ट ट्रैक किया था बाबा पास तो उसके बाद ऐसा Okay. प्लान हुआ था कि हर साल एक ट्रैक करेंगे फ्रेंड्स वगैरह का ही कॉलेज वाला ग्रुप था तो अच्छा. फिर 2015 में रूपकुंड करके एक और ट्रैक है जो Correct. जुनार गली रूपकुंड वाला वो ट्रैक किया Right. तो वहीं से फिर शुरू हुआ ट्रैक से Okay. हाँ वंडरफुल. और ट्रैक से एक्सपीडिशन का जो ट्रांजिशन था वो कैसे हुआ? फर्स्ट हाँ वो एक्सपीडिशन कौन सा हुआ? ट्रांजिशन वैसा था कि जो मैंने बोला ना सर एवरेस्ट वाला सिलेक्शन वगैरह हो रहा था जैसे ही मैंने देखा भाई राइट. ये तो मेरा प्लान था नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट स्टेप मेरा यही था कि बेसिक करूंगा उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे तो आई राइट. गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ओएनजीसी ओनली के ओके.
उसमें पूरा था कि आपको पहला आपका एंड्योरेंस चेक किया जाए, जो जो भी बेसिक था। तो उसके बाद राइट। आपको 14 डेज का एडवेंचर कोर्स कराया गया था हमको। उसके बाद फिर ओके। बेसिक मतलब प्रॉपर अलग अलग स्टेज वाइज आपका सिलेक्शन होगा। आप जैसा राइट। आपका परफॉर्मेंस है और जो भी चीज है उस हिसाब से फिर आप नेक्स्ट कोर्सेज में जाओगे। तो 2016 में फिर मैंने कोर्सेज ये सिलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फिर मैंने बेसिक कोर्स किया उसी में, वही ईयर में। ओके। फिर बेसिक खत्म हुआ तो नेक्स्ट फिर एडवांस कोर्स था। और उसके बाद फिर प्री एवरेस्ट जो भी हम करते हैं, लाइक 6-7,000 मीटर, तो वो फिर एक एक्सपीडिशन हुआ था सितंबर में, जो ओके। सतोपंत करके था। तो फिर फर्स्ट ओ फिर वो राइट। सतोपंत एक्सपीडिशन किया था। वरना जो बेसिक और एडवांस कोर्स में हमारा ऐसा था कि ठीक है, वो एवरेस्ट के लिए स्पेसिफिक फिक्स था कि हमारा एवरेस्ट जाना ही है, तो उस हिसाब से हमारा ट्रेनिंग प्लान किया था। तो हर मतलब जनरली बेसिक कोर्स के बाद आपको एक हाइट गेन के लिए लेके जाते हैं। उसमें हमारा था कि करेक्ट। आपको सीधा एक कोई पीक अटेम्प्ट कराएंगे। तो जनरली बेसिक कोर्स में कराते नहीं है, जो फ्रेंडशिप पीक वगैरह मैंने मनाली से कोर्सेज किया था, तो उसमें कराते राइट। नहीं है। तो उसमें हमारा वो स्पेशली अलग से ऐड किया था, तो वो हमने वो फिर फ्रेंडशिप पिक किया था बेसिक में। और नाइस। एडवांस में फिर हमारा ट्रेनिंग स्पीति में हुआ था पूरा, मतलब 15 डेज ओके। तो इंस्टीट्यूट में, उसके बाद स्पीति में। तो वहां पे एक CB13 करके पीक है, चंद्रभागा रेंज वाओ। वाला जो 30 पीक है, तो 13 वाला। तो फिर राइट। वो हमने एडवांस कोर्स में अटेम्प्ट किया था। ओके। तो धीरे धीरे वो थोड़ा सा डिफिकल्टी था, मतलब कोर्सेस एडवांस में जनरली 6,000 मीटर पीक कराते हैं, बेसिक में जनरली पीक्स वगैरह नहीं कराते 5,000। हैं, हाइट गेन के लिए आपको राइट। लेके जाते हैं। तो वो पीक किया। उसके बाद फिर एक आपका 8,000 के लिए जाते, उसके पहले थोड़ा सा आपका कंडीशनिंग कैसा है वो सब चेक करने के लिए एक आप प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन 7,000 करते हो। तो फिर वो सतुपंत किया था हमने ओ वाओ। सितंबर में। हाँ, तो वो भी बढ़िया एक्सपीरियंस अच्छा। था सर, मतलब काफी सही आई था। एम श्योर। क्योंकि फर्स्ट सेवन सतोपन थाउजेंड जैसा तो जो वो मुझे। बहुत मेरे को एक सब पर्सनली याद है, वो एक्सपीरियंस तो बहुत सही था, फर्स्ट 7,000 मीटर नाइस। समिट वाला। तो ओके। वैसा था। तो उसके बाद एवरेस्ट का मौका मिला? एवरेस्ट नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन। मैं ओके। ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज तक मतलब सतोपंत भी क्लाइम कर लिया था सक्सेसफुली। बट ऐसा हाँ था हाँ। कि शायद फर्स्ट एक्सपीडिशन हो रहा है, वो भी एवरेस्ट है, तो मतलब इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे लोग, पता नहीं, मतलब मैनेजमेंट का ये डिसीजन था। तो टीम छोटा करेक्ट। रखा गया था। ओके। तो बेसिकली 8 ही लोग क्लाइंबिंग टीम में रखे थे, और ओह। टोटल 12 लोगों का टीम था, और 3-4 लोग बेस कैंप सपोर्ट में थे। तो ओके। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था मुझे उस टाइम पे। काफी ऐसा हो आई गया एम। था कि वो एक बार बहुत सोच लेते हो ना आप वो चीज को लेके कि नहीं यार ये पीक करना है, और वो आखिर में नहीं होता है, तो बड़ा ऐसा हो जाता है कि यार नहीं, क्यों नहीं हुआ। फिर तो एब्सोल्युटली। वो एवरेस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा। तो फिर उसके बाद सोचा था कि फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो एक पॉजिटिव साइड, थोड़ा सा सोचा कि चलो इतना सब कुछ मैंने एक साल में कर लिया है, जो मुझे लग रहा है कि अगर मैं खुद से करने जाता तो कम से कम 2-3 साल शायद लग सकते थे मुझे, कि बेसिक करूंगा फिर एडवांस करूंगा, क्योंकि जॉब भी यस। कर रहा हूँ साथ में। तो ऑफ एक कोर्स। साथ इतनी छुट्टियां भी लेना वो भी डिफिकल्ट है। तो ऑब्वियसली। वो एक एक्सपीरियंस, और वो जो भी हुआ था ट्रेनिंग, और जो भी जो एक्सपीरियंस था, वो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ है जो भी हुआ है। धीरे धीरे या। IMF से जो भी एक्सपीडिशन होगा, मैंने सोचा था कि कुछ नहीं तो 8,000 तो इट वाज लाइक कॉस्टली। डेफिनेटली उस टाइम हाँ। पता चल गया था कि क्या कॉस्ट है, कॉस्ट और कितना होता है 8,000 क्लाइम करने के लिए। तो राइट। सोचा कि चलो 6-7,000 तो क्लाइम कर ही सकते हैं, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया, और इतना बजट तो चलो अलग से निकाल भी लेंगे चलो उसके साथ। तो ये प्लान था। एवरेस्ट के सिलेक्शन नहीं होने के बाद सोचा था कि चलो ये करेंगे। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि 17 में फिर एवरेस्ट समिट हमारा एक्सपीडिशन हुआ, सक्सेसफुल हो गया। 8 में से 6 लोगों ने क्लाइम कर लिया था, 2 लोगों को कुछ दिक्कत हो गई। अब राइट। उसके बाद था कि पता नहीं, पहले से ही लोगों ने प्लान करके, मैनेजमेंट ने सोच के रखा था कि कंचनजंगा कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो उसके बाद फिर एक ओके। एक्सपीडिशन हुआ कंचनजंगा 2018 में। तो ओके। उसमें फिर मैंने पार्टिसिपेट किया था। ओके। सो 2018 में अगेन आपका फिर सिलेक्शन वगैरह हुआ एंड उसमें हाँ मौका मिला? हाँ। तो 17 में जैसे एवरेस्ट एक्सपीडिशन हुआ, उसके बाद हम्म। वैसा था कि कंचनजंगा ऑलरेडी प्लान हो गया था। तो ओके। अब वो सेम पूरा प्रोसेस रिपीट करना पॉसिबल नहीं था। तो जो एक्सपीरियंस लोग थे या जो रह गए ओके। थे एवरेस्ट में, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनको फिर उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया कि आप उसमें। तो उसमें फिर सीधा 7,000 मीटर वाला एक्सपीडिशन हुआ था, जो फिर से प्री ओके। एवरेज मतलब प्री कंचनजंगा। उसमें भी सेम मैं एब्सोल्युटली। फिर से सतोपंथ ही गया था, क्योंकि वो सेफ पीक है अच्छा। थोड़ा सा, और इतना करेक्ट। रिस्क, जैसे नूनकुन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना।
तो राइट सतोपन थोड़ा सा इजी पीक है, क्योंकि एक वो समिट रिज क्रॉस करने के बाद आपको सीधा स्टीप वो सेक्शन है, वो आप ग्रेडियंट क्लाइम करना है, और कुछ ज्यादा ओके टेक्निकल क्रेवास नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर से वो सतोपंथ एक्सपीडिशन किया, और फिर उसके बाद क्योंकि कंचनजंगा था, तो वो कंचनजंगा इज लाइक, और पिछले 3 साल से समिट भी नहीं हुआ था वो, तो राइट वो दिमाग में और वैसा वो बन रखा था कि बड़ा डिफिकल्ट पीक है और ट्रेनिंग अच्छा चाहिए और ये सारी चीजें, तो उस हिसाब से फिर वो ट्रेनिंग प्लान हुआ था उस साल का हमारा। तो फिर ओके 1 महीना हमने मनाली ट्रेनिंग किया था, वो इंस्टीट्यूट में ही, ओके उन्हीं के इंस्ट्रक्टर्स के साथ। तो दिसंबर पूरा हम वहीं थे मनाली में, और जनवरी पूरा हमारा प्लान हुआ था विंटर्स वाला ट्रेनिंग ले में। तो ओके वहां फिर हमने 1 महीना ट्रेनिंग किया था प्रॉपर, ओके मतलब विंटर, खतरनाक वाली ठंड थी, और 2-3 प्लान था कि एब्सोल्युटली 6,000 मीटर्स के 2-3 पीक अटेम्प्ट करेंगे, और बेसिकली यही था कि जाएंगे क्लाइंब करेंगे, और ऐसा कुछ मतलब अल्पाइन स्टाइल नहीं बेसिकली। तो आपका वो ओके खुद ही कैरी करना है सब सामान, ये वो खुद टेंट पिच करना है, सब कुछ राशन वाशन कैरी करना है, बनाना है सब तुमको। तो वो एक राइट अलग ही एक्सपीरियंस था, और ट्रेनिंग करेक्ट काफी काफी सही हुआ था हमारा उस टाइम पे। तो ऐसा अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फिटनेस वाइज तो आ ही गया था। चलो तो समिट होगा नहीं होगा उसका आइडिया नहीं था, क्योंकि बहुत सारे करेक्ट फैक्टर्स रहते हैं समिट को लेके, बट बेसिकली एब्सोल्युटली मेन फैक्टर आपका फिजिकल प्रिपरेशन वो कैसा है। तो वो चीज एक अलग लेवल पे हमारा ट्रेनिंग हो रखा था, तो अलग कॉन्फिडेंस आ रखा था कि चलो बाकी सब बढ़िया है देखेंगे। तो कंचनजंगा फिर करेक्ट 18 में एक्सपीडिशन हुआ, और फिर वो क्लाइम किया था मैंने 18 में। ओके हम्म, सो Pulkesh, you touched a very important point कि ट्रेनिंग जब हो जाता है अच्छा तो कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा रहता है, बिल्कुल एंड बिल्कुल 8,000 में तो इट्स ऑलवेज देयर कि मतलब आपका कितना भी ट्रेनिंग अच्छा हो, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपने जो हाथ में था वो कर लिया, एंड एग्जैक्टली देन हाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ। तो 7,000 के बाद कंचनजंगा, हाउ वाज दैट डिफिकल्ट? बिकॉज सतोपंथ 7,000 में पड़ता है, कंचनजंगा 8,000, एंड देन वन ऑफ द डिफिकल्ट 8,000 मीटर पीक, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस सर बहुत ही फर्स्ट 8,000 था सबसे पहले तो, आइडिया नहीं था कि कैसे क्लाइम होता है, और राइट क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो और डिफिकल्ट वाइज भी वो बहुत हो रखा था कि पहले से ही सुन रखे थे कि भाई 3 साल से नहीं हो रखा है समिट, या तो अब जाएंगे, और एवलांच मतलब बहुत सारे बेसिकली उस कंचनजंगा का सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट माना जाता है जो भी क्लाइम है, वो समिट कैंप से लेके जो समिट वाला है, क्योंकि ओके ऑलमोस्ट आपका 1,000 मीटर से ज्यादा गेन रहता है, 1,200 मीटर्स, ओह जो जनरली इतना समिट पुश के ज्यादा टाइम नहीं, पे करेक्ट नहीं होता है। तो करेक्ट वही एक मेजर चैलेंज वाला था कि ये सबसे डिफिकल्ट है, और ये करना ही है। ओके 14 से 15 घंटे, 16 घंटे हमको बोला था कि आपको वन वे 16 आवर्स क्लाइम ओ करने हेल तक का स्टेमिना आपको वो मेंटल प्रिपरेशन रखना आप। तो बहुत ही राइट डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में, बट आराम से धीरे धीरे जिस हिसाब से ज्यादा सोचा नहीं उस टाइम पे। अब तुम जाते हो, मुझे मैं सब मेरे हिसाब से जब भी मैं जाता हूँ 8,000 मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, मतलब जो प्रोसेस है उस पर फोकस करो आराम से, और करेक्ट फिजिकल थोड़ा सा आपका हेल्थ थोड़ा ध्यान रखो, ज्यादा कोल्ड ना हो, ये सारी चीजें, और एक्लेमेटाइजेशन पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करो, वो ज्यादा बेटर है। तो धीरे धीरे राइट स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट जब कैंप 1 से ही डिफिकल्ट सेक्शन शुरू हो गया था कंचनजंगा में, ग्लेशियर, राइट ओवरहैंग्स, और अलग ही लेवल था एक्सपीरियंस। बट ट्रेनिंग हमारा ऐसा था कि हम बहुत ऐसा अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई चढ़ जाएंगे ऐसा। कर लेंगे, तो एक्सेलेंट, हाँ, बहुत अलग बढ़िया एक्सपीरियंस था वो वाला। वंडरफुल। सो ये तो वार्म अप हो गया अभी हमारा आज के प्रोग्राम का, हाँ ठीक है। नाउ वी कम टू द क्रक्स ऑफ द थिंग व्हिच इज धौलागिरी, राइट? धौलागिरी बट हाँ। बिफोर यू कम टू धौलागिरी, आई वांट टू रिक्वेस्ट एनीवन, जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, फील फ्री टू मैसेज ऑन द चैट एंड देन वील बी टेकिंग सब्सिक्वेंटली, राइट? सो पलकेश, ये तो ओएनजीसी की तरफ से था कि उन्होंने डिसाइड किया आपने जाना हाँ है, ये वाला हाँ क्लाइम करना है हाँ ना? हाँ बट देन जब अपने इनिशिएटिव पे जाते हैं तब हाउ डिड यू डिसाइड कि यार मेरे को अभी धौलागिरी करना चाहिए? वो कैसे हाँ। डिसाइड हुआ? सो एक्चुअली सर मेरा कंचनजंगा के बाद प्लान था कि 8,000 तो करना है कुछ तो, ओके बट वो स्टार्ट ही मेरा ऐसा हुआ था कि डिफिकल्ट पीक से मैंने स्टार्ट किया था। जनरली लोग स्टार्ट करते राइट हैं एवरेस्ट से, या मुझे ऐसा लगता है कि जो भी 8,000 मुझे लग रहा है थोड़े से लोग ज्यादा फोकस करते हैं एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए, पर मेरा ऐसा एब्सोल्युटली था कि चलो मेरा स्टार्ट ही मेरे को ऐसा मौका मिला था कि मैंने डिफिकल्ट पीक से,
तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ही था कि अब इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट करेंगे और थोड़ा सा कुछ इस तरीके से। तो मैंने ओके कंचनजंगा के बाद सोचा था कि थोड़ा सा टाइम लेंगे, मतलब करूंगा तो उस टाइम फिर पता चल गया था कि थोड़ा मैनेजमेंट में भी चेंज हो रहा था। एवरेस्ट कंचनजंगा के बाद ओएनजीसी से होना मुश्किल था, ऐसा कुछ हो ओके रखा था। तो मैंने सोचा था कि जो भी करेंगे खुद से करेंगे, बट ऐसा डिफिकल्ट वाला ही पीक करेंगे, कुछ ना कुछ एक नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि कंचनजंगा ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट वाला कर रखा था, तो ऐसा प्लान था कि कुछ और डिफिकल्ट करेंगे। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि अन्नपूर्णा करूंगा। तो मैं ओके थोड़ा सा अपना पर्सनल डायरी वगैरह जो प्लान होते हैं वो बनाता रहता, तो उसमें मैंने कहीं लिखा था कि अन्नपूर्णा क्लाइंब करूंगा, ओके नेक्स्ट ये प्लान था। तो उस हिसाब से बट वो अन्नपूर्णा वाला कुछ हो नहीं पाया उस टाइम पे, और एक साल ओके 1.5 साल फिर वो कोविड वोविड वाला उसमें हो गया, तो कुछ कर नहीं पाया मैं। बट प्लान था ऐसा कि राइट इससे डिफिकल्ट वाला ही करेंगे, मतलब जो भी है। एवरेस्ट मैंने सोचा नहीं था उसके बाद, सीरियसली नहीं सोचा था, क्योंकि पहले तो यही है कि सबसे कॉस्टली है और खुद से करना है, तो एवरेस्ट बिना स्पॉन्सरशिप करेक्ट और उसके तो करना मुश्किल है। तो बहुत मैंने मुश्किल सोचा है कि बाकी और 8,000 से जो इतना कॉस्टली नहीं है, जो कर सकते हैं, मतलब ऐसा। तो प्लान था कि कुछ और डिफिकल्ट करूंगा। अन्नपूर्णा सोचा था। फिर जब कोविड हुआ उसके बाद कुछ हो नहीं पाया, फिर काफी एक साल तक मैं कहीं और कुछ गया नहीं। उसके पहले फिर 2019 में एक एवरेस्ट आईएमएफ का फिर एक सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 4 राइट पीक्स के लिए टीम प्रिपेयर कर रहे थे इंडिया से। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें फिर मैंने एक त्रिशूल क्लाइंब किया था। तो क्योंकि 1-1.5 साल मैंने कुछ ज्यादा एक्सपीडिशंस किए नहीं थे, तो हम्म थोड़ा सा बॉडी का मतलब क्या कंडीशन है, और ठीक है एक्सपीरियंस पुराना है, बट आपका 1 साल के बाद जो गैप है उसके बाद फिर आपका बॉडी किस हिसाब से रिएक्ट करता है, वो थोड़ा सा प्रिपरेशन वगैरह चेक करना था। तो उसमें राइट वो त्रिशूल किया उस टाइम पे। फिर उसके बाद सोचा था कि करूंगा, तो ये उस साल 1.5 साल में फिर मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं। ओके तो त्रिशूल के बाद फिर ज्यादा कुछ किया नहीं मैंने। तो हम्म उसके बाद कोविड के बाद सीधा फिर मैंने सोचा कि चलो इस बार चलते हैं। उस टाइम मैंने सोचा था कि मनासलू करूंगा एक्चुअली, जब मैं धौलागिरी वो इवेंचुअली हो गया एक्चुअली धौलागिरी। मैं सोच रहा राइट था कि मनासलू अटेम्प्ट करता हूँ, और मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि विदाउट ऑक्सीजन अटेम्प्ट करने का सोच रहा था मनासलू उस टाइम पे। ओके तो मैंने सोचा कि एक 7,000 पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा किस हिसाब से ट्रेनिंग हुआ है और जो भी मेरा प्रिपरेशन है वो कैसा है, तो पता था पहले से करेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है वो सब। तो फिटनेस वाइज तो मुझे थोड़ा सा रेगुलर था ही मैं। तो राइट कुन किया उसके बाद, मैं भरत और सभी गए थे उस टाइम पे जब हम मिले थे। तो वो करेक्ट कुन एग्जैक्टली किया। उसके बाद प्लान था कि मनासलू जाऊंगा मैं, बट ओके वो एक्सपीडिशन पे भरत ने बताया कि इस टाइम पे धौलागिरी बढ़िया टीम जा रहा है, और यस इस टाइम चांसेस ज्यादा है, और बहुत आई थिंक बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते हैं ये धौलागिरी और अन्नपूर्णा और इस तरीके से। और मेरा प्लान था कि चलो डिफिकल्टी करेंगे, कुछ आगे करेंगे। तो इवेंचुअली इट हैपेंड, आई शिफ्टेड टू धौलागिरी, ऐसा हो गया। तो वंडरफुल कुन किया, और उसके तुरंत ही आई थिंक 15 दिन में मैं धौलागिरी के लिए निकल गया था। करेक्ट या हाँ बिकॉज कुल में हम मिले थे लेह में हाँ हाँ एंड देन हाँ उसके हाँ बाद वी मेट आफ्टर यू फिनिश धौलागिरी हाँ। और काठमांडू में हाँ काठमांडू में मिले थे फिर हम। नाइस नाइस so two things again come to my point mind is that at your age जहाँ मतलब आपके दोस्त लोग सारे मस्ती कर रहे हैं पब जा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी आप पहाड़ों में बूट्स क्रैम्पॉन्स पहन के जहाँ सांस लेना मुश्किल है तो वो चीज कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया बिकॉज एज सच मतलब आपका वो बैकग्राउंड भी नहीं कि पहाड़ों से हैं या हाँ ऐसा एग्जैक्टली। पास है तो हाउ डिड दैट स्टार्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट एक बार, मुझे लगता है वो जो मेरा स्टार्टिंग से जो फर्स्ट ट्रैक से मेरा हो रखा था कि भाई ये चीज मुझे पसंद है करना, और इस राइट चीज में मुझे मजे आ रहे हैं, भले चलो ठीक है बाकी लोग नहीं कर रहे हैं या अपना अपना लाइफ के प्रायोरिटीज और जो भी गोल्स करेक्ट हैं। तो मुझे ये चीज या पसंद थी, तो मैंने सोचा था कि इसको मैं कंटिन्यू करूंगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं भी कहीं ऐसा पार्टी करने नहीं जाता और ये सारी वो चीज भी करता हूँ, बट ठीक है लाइफ राइट में जो जो चीजें प्रायोरिटी देनी है उसको, जो इंटरेस्ट है मुझे लगता है वो ज्यादा चीज उस पर फोकस करूँ, तो मतलब वो चीज भी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एब्सोल्युटली मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ हर बार। या तो ट्रू उस हिसाब से ही है चीजें। वरना है एब्सोल्युटली मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फर्स्ट जो ट्रैक जिनके साथ मैंने किया था वो आज तक, उनके बाद उन्होंने आई थिंक 15 के बाद उन्होंने ट्रैक भी नहीं किया है ऐसा प्रॉपर जो कभी नहीं किया हफ्ते वाला,
या एग्जैक्टली। 10 दिन वाला ट्रैक। तो उस तरीके से मैं पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा ही कुछ इंटरेस्ट आ गया इस चीज में लेके, और मैं फिर नेक्स्ट, वो बोलते भी रहते हैं कि भाई तू तो अभी नेक्स्ट लेवल हो गया, तू हमारे साथ कहाँ पहुंच गया। आएगा भी नहीं आएगा ट्रैक पे, और ये सारी चीजें। तो मैंने बोला ट्रू नहीं दैट। यार मुझे लग रहा है नहीं नहीं काफी मैं एग्जैक्टली पिछले, सेम थिंग हाँ, मुझे। तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है आपका सोचने के तरीके में, आपके गोल्स में, और वो सारी चीज लाइफ, मुझे लगता है वो लाइफ चेंजिंग है ऑब्वियसली। या सो ये वही है, मतलब आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर गया आपकी लाइफ में, वो हाँ माबा एग्जैक्टली पास मैंने वाला, भी नहीं दैट सोचा यू था कि कंटिन्यू। वो इतना चेंज कर देगा, मतलब आगे के सालों में आने में। तो करेक्ट। दैट वाज द एक्सपीरियंस विच चेंज एवरीथिंग। एंड यू नो व्हाट इज वेरी डिफरेंट विद यू देन अदर्स इज दैट बिकॉज एवरीबडी नोज कि इंडिया में ओनली एवरेस्ट वर्क्स, यू नो, किसी से पूछो कि क्या क्लाइम करना है, एग्जैक्टली। एवरेस्ट करना, बट आपका इंटरेस्ट, यू हैव डन 3 8,000 मीटर्स, यू नो, ऑल डिफिकल्ट वंस, या कंचनजंगा हो गया, या धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, तो एवरेस्ट की तरफ इंटरेस्ट नहीं है कभी कि एवरेस्ट करना है? नहीं देखो सर, वो तो है ही एवरेस्ट वाला, तो वो कहीं ना कहीं तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, तो वो गोल प्लान आपके उसमें तो है ही, वो मेरे प्लान में भी है, मैंने सोचा ओके। है वो उसके हिसाब से। बट वो इसलिए नहीं आया कि मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मैं इस चीज के बारे में थोड़ा सा जानने लगा, थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ने लगा, तो पता चला कि चलो एवरेस्ट इज लाइक कि भाई वहाँ हर जगह भीड़ लगी हुई है, करेक्ट। और पता ये क्या सीन है मतलब एवरेस्ट को लेके। तो मेरा वो राइट। प्लान नहीं था कि ऐसी ऐसी चीज मुझे नहीं करनी है, मतलब इस तरीके से क्लाइम नहीं ओके। करना है, ऐसे पीक्स करना है जो एक्सपीरियंस आपको अलग दे, मतलब एज ओके। आप जो नॉर्मल एवरेस्ट एक्सपीडिशन या और कहीं चीजों करते हो उसमें। तो इस हिसाब से मेरा ध्यान एवरेस्ट पे इनिशियली नहीं गया, कंचनजंगा के बाद भी। और राइट। दूसरी चीज फैक्टर ये था कि फाइनेंशियल वाला भी थिंग था जो या कॉस्टली है, तो मैंने सोचा नहीं कि एवरेस्ट करूंगा, मतलब तुरंत ही है कंचनजंगा के बाद। ओके। तो वैसा। ग्रेट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू धौलागिरी स्पेसिफिक, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ जरा। धौलागिरी एक बार जब स्टार्ट हुआ तो उसका कैसे एक्सपीरियंस रहा? सो धौलागिरी, सच बताऊं कि वो एक्सपीडिशन कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, मुझे बहुत ही मतलब बहुत शॉर्ट स्पैन था। ओके। बेस कैंप हम पहुंचे, और बेस कैंप से बेस कैंप अगर आप हमारा क्लाइंबिंग पूरा समिट से लेके वापस गिनोगे, हम 15-16 डेज में हमने खत्म कर दिया था वो एक्सपीडिशन। ओह वाओ। तो 16 डेज में अब ऐसा हो गया, अभी तो शुरू भी हुआ है नहीं, वो खत्म हो गया था। तो वैसा हाँ था, तो फिर बट उसमें एक्लेमेटाइजेशन वगैरह काफी हो रहा होगा फिर? नहीं उसमें हुआ ही नहीं एक्चुअली सर, क्योंकि मैं जब धौलागिरी के लिए गए थे तो पहले मैं हम कुन ऑलरेडी कर रखा था हमने, तो राइट। 10-15 दिन पहले ही हम कुन सबमिट किया था, तो बॉडी ऑलरेडी एक्लिमेटाइज था, और सब चीजें परफेक्ट थी। सिर्फ ये था कि रूट ओपन, जो मेन जो रूट फिक्सिंग वाला रहता है, उसी का वेट कर रहे थे हम बेसिकली। तो ओके। इस टाइम टीम बढ़िया था, तो जैसे ही पहुंचे हम बेस कैंप, और टीम्स वगैरह ऑलरेडी पहुंच रखी थी, और शेरपा की टीम अलग से ही थी, मतलब अच्छे शेरपा उन लोगों ने तो कैंप 1-2 तो खुल रखा था वहां, कैंप 1 आई थिंक खुल रखा था वहां पे जब तक हम बेस ओके। कैंप पहुंचे थे। तो और उसके बाद उन्होंने कैंप 3 तक भी काफी जल्दी खोल दिया था, मतलब 4-5 दिन में ही, मतलब कैंप 1 खोलने के बाद। तो ऑलमोस्ट कैंप 3 तक रूट खुल चुका था, और जब जैसे ही हम बेस कैंप पहुंचे, और ऑलरेडी एक्लिमेटाइज तो था ही मैं कुन से जाके, तो इतना राइट। टाइम नहीं लगा। बट वो बेसिकली आपको जो भी सेक्शंस वगैरह भी, तो धौलागिरी में बेसिकली कैंप 1 तक थोड़ा सा डिफिकल्ट पैच है, क्योंकि काफी ओके। लंबा, हाइट गेन भी ज्यादा है, क्योंकि बेस कैंप आपका 4500 या 600 के आसपास है, और कैंप 1 है 5700 अराउंड, तो वो ओह 1000 मीटर का गेन है वो भी बीच में। राइट। और वो इट्स नॉट अ स्टीप वाला क्लाइंब है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक फेस है आप सीधा क्लाइंब कर रहे हो और पहुंच रहे हो, इसमें आपको ग्रेजुअली पूरा ग्लेशियर से होके जाना है, और बीच में एक रॉक सेक्शन है। स्टार्टिंग ग्लेशियर आपका बेस कैंप से शुरू होती ही एक स्टीप सेक्शन है, रॉक पैच आता है, वहां से फिर आप ओके। मेन ग्लेशियर हिट करते हो, और फिर वो पूरा ग्लेशियर में लेके आपको कैंप 1 पहुंचते हो आप। तो ओके। मेन चैलेंजिंग ये नहीं है, बट कैंप 1 काफी लंबा है आपका धौलागिरी में क्लाइंब करना, तो इट टुक अराउंड लाइक 10 मिनिमम 10 आवर्स, 10 to 11 आवर्स
कैंप 1 पहुंचने के Okay. लिए। तो वो एक पहले से हमको बोल रखा था कि यहाँ सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो सुबह जल्दी निकल जाना। तो हम सुबह 5 बजे के आसपास, 5 सवा 5 हम निकल जाते थे, मतलब कैंप 1 जिस दिन रोटेशन, फिर भी एक रोटेशन किया था हमने, क्योंकि धौलागिरी मैं सोच रहा था कि अटेम्प्ट करता हूँ विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि मेरा प्लान बेसिकली यही था कि नेक्स्ट थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेज लेके जाए, तो लिमिट्स टेस्ट करना है जैसे हाँ, बोलते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैं रिस्क लेना चाहता हूँ हर बार, ऐसा नहीं कि पागलों राइट। के जैसे जो भी। तो करेक्ट। क्योंकि आजकल हो जाता है, लोग बहुत डेस्परेट हो रखे हैं पहाड़ चढ़ने के लिए, और तो मुझे लगता है कि या थोड़ा सा या कैलकुलेटिव रिस्क इज लेना ज्यादा सही मोर होता है। आपका इम्पोर्टेंट। ट्रेनिंग के हिसाब से आप या प्लान उस हिसाब से प्लान करो। तो कैंप 1 पहुंच गए थे, बढ़िया, फर्स्ट रोटेशन अच्छा रहा। कैंप 2 भी ज्यादा, वहां से कैंप 1 से 2 भी 3-4 घंटे का ही है, ज्यादा स्टीप नहीं है, फिर वो ग्रेजुअली है। मेन है ओके 3 से 4 फिर है, ओके। सॉरी 2 से 3, वो भी ऑलमोस्ट आई थिंक 8-900 मीटर्स के आसपास गेन है, और वो पूरा ओके। एक रिज वॉक, मतलब आपका स्ट्रेट स्टीप क्लाइम है, तो वो एक डिफिकल्ट पैच था। बट उसमें भी ज्यादा मैं मेरा प्लान एक्चुअली ये था धौलागिरी में कि एटलीस्ट 7000, जो कैंप 3 था, वहां पे एटलीस्ट 2 रात या 1 रात मुझे वहां रुकने का प्लान था। बट ओके कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाया, क्योंकि एक दिन पहले ही फिक्सिंग टीम जाके कैंप 3 खोला था उन लोगों ने, और उन लोगों ने भी खोल के वो लोग वापस आ गए थे, वो डंप वम्प करके जो भी ओके। टेंट्स वगैरह, तो वो हो नहीं पाया। और सेकंड रोटेशन में सीधा उनका प्लान था वहीं से हिट करना समिट, तो वो ओ जो एक प्रॉपर 7000 पे जो एक्लेमेटाइजेशन थोड़ा सा और इम्प्रूव होके, क्योंकि 8000 पे जब भी मुझे लगता है कि आप विदाउट ऑक्सीजन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कम से कम आपको 6000, 700-800 या 7000 पे आप 1-2 रात रुको एक, तो वो करेक्ट। बेटर है। जो वो जरूरी। मेरे से हो नहीं पाया, कहीं ना कहीं ओके वो फिक्सिंग टीम और वो जो समिट पुश वाला विंडो भी क्लोज था, तो वो हो नहीं पाया, तो राइट। फिर हम ज्यादा हाइट तक जा नहीं पाए। कैंप 3 भी टच नहीं कर पाया था, राइट। मैं 6500 तक ही जा पाया था, तो फिर ओह वापस आ गया, और नेक्स्ट फिर सीधा समिट पुश था। ओके। तो 2-3 दिन रेस्ट किया और सीधा समिट पुश था। ओह और उसमें भी दिक्कत हो गई थी, मतलब उसके बाद 2-3 दिन बढ़िया बर्फ गिर गई, मतलब वो ओके। पहाड़ का मतलब माउंटेन, द बेसिक मीनिंग ऑफ द माउंटेन इज व्हाइट माउंटेन, तो वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, वो धौलागिरी, राइट। इसलिए उसका नाम ऐसे ही है। तो हाँ, नाम वैसे ही है। तो 2-3 दिन बढ़िया बर्फ गिर गई, और कैंप जो 2 से 3 वाला सेक्शन था, उसकी रोप्स वगैरह दब गई थी पूरी प्रॉपर। ओह कैंप 1 तक तो चलो ठीक है, वो रूट भी पूरा, मतलब पूरा फ्रेश नो, 2-3 दिन गिरा और सब कुछ सब दबा हुआ है। जो कैंप 1 भी करेक्ट। था वो पूरा, जब हम फाइनल अटेम्प्ट के लिए जब निकले थे, हमने 2-3, फिर बर्फ गिरने के बाद 1-2 दिन रेस्ट और लिया, और फिर हम निकले। तो रूट फिक्सिंग फिर हमारे आगे ही था, तो उनके पीछे ही हम क्लाइम कर रहे थे। जैसे जैसे कैंप 1 पहुंचे, वहां देखा सारे टेंट्स दबे दबे हुए हैं बर्फ के अंदर। वो कहीं तो 1-2 तो टूट भी गए थे, उसके पोल्स वगैरह जैसे तैसे रिपेयर करके फिर वो लगाया उन लोगों ने। ओह तो फिर वो रोटेशन, मतलब वो जो समिट पुश हुआ वो चलता रहा, एक दिन ओके पीछे हम चलते रहे उनके पीछे, जैसे ही वो सुबह अर्ली मॉर्निंग फिक्सिंग टीम निकल रही थी, हम उनके पीछे पीछे ही 1-2 घंटे पीछे ही हम निकल रहे थे। तो कैंप 3 तक उन लोगों ने फिर खोल दिया था रूट। ओके और वैसा हुआ कि जब हम कैंप 3 के लिए वो लोग निकल रहे थे, और हम 2-3 घंटे बाद निकले, और मुझे लग रहा है 7-8 बजे के 8 बजे के आसपास हम निकले थे कैंप 3 से। ओके और प्लान था कि 2-2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे ऐसा। बट वो, क्योंकि 6-5 पे ऊपर मैं गया नहीं था, और वो सेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट हो रखा था, मतलब इट वाज नॉट ऐसा टेक्निकल के ग्लेशियर और ओवरहैंग ऐसा कुछ है, बट वो ग्रेडियंट ही काफी वैसा था, आई थिंक स्टीप 60 है। 65, हाँ काफी स्टीप था। तो ओके वो क्लाइम करने में बहुत हालत खराब हो गई थी। और वैसा था कि 7000 के बाद फिर ऐसा था कि अब वो प्लान तो कैंसिल हो गया था मेरा कि मैं विदाउट ऑक्सीजन करूंगा, क्योंकि रोटेशन करेक्ट। हो नहीं पाया था। तो प्लान था कि 7000 से मैं ऑक्सीजन वगैरह यूज करूंगा, तो सिलेंडर्स वगैरह उस हिसाब से एजेंसी से बात हो रखी थी। तो जैसे तैसे करके कैंप 3 पहुंचा था। उस दिन हालत खराब हो रखी थी मेरी, मेरा बिल्कुल मन राइट। नहीं था कि समिट के लिए निकलने का, क्योंकि इतना थक चुका था मैं उस दिन। हम 8 बजे निकले, और 4 बजे हम समिट कैंप, जो कैंप 3 है, वहां पे पहुंचे थे। तो मेरे को कहीं से ओह अंदर फीलिंग था, वो बहुत
थका हुआ था मैं, मेरे को ऐसा था कि काश ये आज समिट पुश ना हो, आज नहीं निकलना राइट है। बहुत थका हुआ था, मतलब रिकवरी का टाइम मुझे लग रहा था कि अभी तो 4 बजे पहुंचा हूँ, अभी तो तुम सेटल होगे, ये वो करोगे, आधा 1 घंटा 2 घंटे 1.5 घंटे कहीं निकल जाता है पता नहीं चलता, और 10 बजे फिर से निकलना है समिट पुश के लिए। तो मैं सब सोच रहा था कि यार अभी नहीं, कि शायद कल आज चले बच जाए। ऐसा। सही में। करेक्ट। तो फिर भी जैसे तैसे थोड़ा रेस्ट किया, हाइड्रेट हुए, ये वो थोड़ा बहुत खाना खाया। अब नींद तो आएगी नहीं वहां पे, मुझे नहीं लगी, नींद तो मुझे कहीं नहीं आती, वो समिट कैंप में तो कभी नहीं आती है। तो बिल्कुल जैसे नहीं। तैसे स्लीपिंग बैग में घुसे रेस्ट कर रहे थे, और फिर प्लान हुआ कि, और ऐसा था कि कैंप 3 से ऊपर रूट नहीं खुला था, सिर्फ 200 मीटर ही ये लोग ऊपर जाके आए थे, और ओह। उसके ऊपर ऐसा था कि फिक्स करेगी और हम पीछे क्लाइम करेंगे, वैसा था। हम्म। तो 10 बजे वो लोग निकले समिट, शेरपा रो की टीम जो फिक्सिंग टीम वाली फिक्सिंग। थी, हाँ रो फिक्सिंग टीम, और हम पीछे फिर आई थिंक 11 बजे के आसपास निकले थे, ओके। क्लाइम करना शुरू किया। मुझे लग रहा है 200-250 मीटर तक गए, और हम फिक्सिंग टीम को हम पकड़ लिया था, मतलब बेसिकली हम उनके तक साथ वहां साथ। तक पहुंच गए थे साथ साथ। तो अब ऐसा था कि, और वो लोग चल नहीं पा रहे हैं आगे, क्योंकि स्नो इतना डीप था, और राइट। वो लोग खोल नहीं पा रहे थे, तो फिर भी हम वेट कर रहे थे थोड़ा सा, धीरे धीरे जिस हिसाब से वो लोग मूव कर रहे थे हम मूव कर रहे थे। तो एक पॉइंट आया वहां पे हुआ कि अब इससे ज्यादा वो लोग फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्ट से भी ऊपर स्नो था। तो राइट। उन लोगों ने काफी 1-1.5 घंटा 1 आध घंटा तो उन लोगों ने पुश किया, बट बहुत डीप था, और ऐसा था कि एवलांच के काफी रिस्क थे वहां पे। तो ओहो। उन्होंने बोला कि राइट। अभी इससे आगे नहीं हो पाएगा, और काफी थक भी गए थे, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं हो पाएगा, चलो वापस नीचे। ओह। तो हमने बोला कि यार अब तो हो गया मुश्किल, अब तो क्या ही करेंगे, मतलब क्योंकि एक राइट। बार जनरली आप बार बार वो एल्टीट्यूड पे इतना एफर्ट नहीं मार सकते, वो भी मतलब करेक्ट। अगर ऑब्वियसली। अगर इस तरीके से कंडीशन सिचुएशन है तो हमको लगा कि हो गया, अब नहीं होने वाले, हम वापस आए। मैं सोच रहा था कि यार क्यों ही निकला मैं फालतू में। ऑब्वियसली। तो फिर जैसे फिर 2-2:30 बजे के आसपास फिर हम वापस समिट कैंप आए, और फिर रेस्ट वेस्ट करा हमने उस दिन रात को। फिर सुबह सब जब इकट्ठा फिर से शेरपा टीम वगैरह एक बार फिर से इकट्ठी हुई, उन्होंने सोचा कि फिर सारी एजेंसी वाले जो भी ओनर्स है उन लोगों ने डिसाइड किया कि फिर आधे जो फिक्सिंग टीम वाले बोल रहे थे कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत रिस्क है ऊपर, राइट। बहुत स्नो गिरा हुआ है और काफी रिस्क है, तो हम नहीं जाएंगे। तो अब वहीं से फिर तो छोटी जो मैं जिस एजेंसी से गया था, उनके जो शेरपा थे वो मेन फिक्सिंग टीम में जो लीड करने वाले थे, तो सरदार ओके। शेरपा वो था जो फिक्स करने वाले थे। तो अब उन्होंने ही अब उनका सानुदाई करके एक शेरपा है, तो उनका ऐसा था कि डबल 14,800 वो अटेम्प्ट कर रहे थे। एक्चुअली उन्होंने 14 तो ऑलरेडी क्लाइम कर रखे थे पहले, बट ये सेकेंड फिर टाइम से। उनका ऐसा था कि हाँ फिर से हो जाएगा। तो इसलिए वो राइट। थोड़े से और इंटरेस्टेड और थोड़े से उस चीज को लेके थे कि नहीं करना है करना है। तो रिकॉर्ड उन्होंने बनाना। फिर राइट। हाँ रिकॉर्ड के चक्कर में शायद, यार जो भी है, तो या उन्होंने फिर वहां पे जो भी उनके रीजन वाले जो भी शेरपास थे, जनरली ये बहुत रहता है शेरपास में कि करेक्ट। एक रीजन के होते तो थोड़ा सा बॉन्डिंग सही होता है, वो किसी के सुनते नहीं है, तो ये थोड़ा सा रहता है। तो राइट। उन्होंने फिर वहीं पे 5-6 लोग इकट्ठे किए, उनकी टीम बनाई फिर से अलग फिक्सिंग टीम, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि सुबह फिर वो लोग 11 बजे के आसपास निकले। जो नेक्स्ट दिन हम रात को वापस ओह। आ गए, फिर हम तो रेस्ट ही कर रहे थे। अब ऐसा था कि उन लोगों ने टीम बनाया, और 11 साढ़े 11 के आसपास वो लोग दिन में निकले। ओके। अब ऐसा था कि हमारा ऐसा था कि अगर वो मूव कर पा रहे हैं, वो सेक्शन क्लियर हो रहा है और आगे वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो भी हम अटेम्प्ट के लिए निकलेंगे। ऑब्वियसली। हाँ। हाँ तो सही बात वैसा है। प्लान था, इस बार फालतू में वो पीछे एकदम ही लग गए सब। एनर्जी। हाँ वेस्ट करने में करेक्ट। पॉइंट नहीं था, तो उस हिसाब से डिसाइड हुआ। और वो लोग कंटिन्यूअस, वो वॉकी टॉकी से बात हो रही थी उनसे कि वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे फिक्सिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। राइट। तो काफी अच्छा प्रोग्रेस था वो, क्योंकि दिन में वेदर काफी क्लियर था और कंडीशन भी थोड़ी सी बेटर हो रखी थी, धूप गिरने से थोड़ा सा स्टेबल हो रखा था चीजें। राइट। तो काफी उन लोगों ने आगे तक रूट खोल दिया था। तो हमारा प्लान था कि हम शाम को निकलेंगे ऐसा। तो प्लान हुआ कि 6 बजे के आसपास हम समिट के लिए निकलेंगे, और ओके। वो लोग कहीं 7,000
500-600 के आसपास ही कहीं पहुंचे थे। तो ऐसा था कि एटलीस्ट उसके बाद ज्यादा डिफिकल्ट पैच है नहीं उसमें। तो एक लंबा सा ट्रैवर्स सेक्शन है। आप जो मैं स्टीप लाइन बोल रहा हूँ ना, 200-300 मीटर के आसपास फिर आप एक बीच में रॉक हिट करते हो, रॉक सेक्शन है, वहां से फिर आपको ट्रैवर्स करना है। तो पूरा लंबा ऐसा ट्रैवर्स है। उसके बाद फिर आप एक सेक्शन है कूलर सेक्शन, तो वहां पे फिर वो ज्यादा नहीं है, 80-90 मीटर के आसपास होगा। तो उसके बाद फिर सीधा समिट है। तो वो एक कूलर वाले सेक्शन में वो लोग फिक्स कर रहे थे, तो वहां तक हो गया। तो मतलब काफी, उसके बाद समिट बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मतलब 200-250 मीटर होगा। तो वहां तक वो लोग पहुंच गए थे। तो हमने सोचा कि 6 बजे निकलते हैं। तो 6 बजे फिर हम दूसरे दिन फिर से शुरू किया हमने क्लाइम करना। तो फिर तो एक टाइम बाद फिर मैं ऑलरेडी 7000 पे रुक चुका था। वो एक रात रेस्ट और वो जैसे भी है, मतलब एक रात हो गई थी मेरी वहां पे 7000 पे। तो जब हम 6 बजे निकल रहे थे और फिर से मैं ऑक्सीजन भी यूज कर रहा था, तो मेरे को लिटरली स्टार्टिंग के 200-300 मीटर ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इतना डिफिकल्ट पीक क्लाइम कर रहा हूँ। और मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहे थे। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत आराम से पार्क में वॉक कर रहा हूँ, लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था। 200-300-400 मीटर तक तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं, और एक्चुअली वेदर भी बहुत ही क्लियर था, कोई विंड नहीं थी और एकदम ही क्लियर था। तो बढ़िया 400 मीटर तक तो हमने क्लाइम कर लिया था। कर रहे हैं और स्पीड भी अच्छी खासी आ गई थी, बढ़िया चल रहे हैं और रूट बढ़िया खुला हुआ था। तो बट ऐसा हो गया कि कम से कम 2 बज गए थे और हम बढ़िया पेस में चल रहे थे। और 2 बजे हमने फिक्सिंग टीम को पकड़ लिया, मतलब हम फिक्सिंग टीम के पीछे पहुंच गए थे। अब वो सेक्शन पे वो लोग अटक गए थे। ऐसा था कि वहां से कंडीशन स्नो की और डीप हो रखी थी और खराब हालत थी वहां पे। और वहां उन लोगों को बहुत टाइम लग गया था फिक्स करने में, बेसिकली रूट ओपन करने में। तो 2 बजे हम उन लोगों के पीछे खड़े हैं और वहां से आई थिंक मुझे लग रहा है 200 मीटर के आसपास ही आपको फिक्स करना बाकी था फाइनल बचा है। और वो खुली, मतलब वो लोग सेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट था, वो खोल ही नहीं पा रहे, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके वो लोग, मतलब लिटरली आधे घंटे में वो 50 मीटर भी मूव कर रहे थे। मतलब 50 मीटर भी नहीं हो पा रहा था, मतलब 10-12 मीटर या इतना ही मूव बहुत ज्यादा है। तो आधे पौने घंटे में वो लोग इतना मूव कर रहे थे और हम वहां वेट कर रहे। मतलब फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था कि 8000 मीटर पे आप खड़े हो, वेट कर रहे हो। और बेसिकली सबसे ज्यादा आपको ठंड जब लगती है आप जब मूवमेंट आपका बंद हो जाता है। आप कंटिन्यूस मूवमेंट में तो आपका बॉडी ऑलरेडी वार्म अप रहता है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो मतलब हालत ऐसी हो रखी थी, कम से कम 1-1.5-2 घंटे में ऐसा कम 10 मीटर मूव हो रहा हूँ मैं, ऐसा मतलब 2-3 स्टेप चल रहा हूँ मैं और बस खड़े हैं हम और हाथ ऐसे अंदर कहीं नहीं इधर उधर डाल रहे हैं और पैरों की उंगलियां मूव कर रहे हैं जैसे तैसे करके। और फिर कम से कम उनको 2-2.5 घंटे और लग गए थे। फिर तो उसके बाद एक सेक्शन जो मैं बोल रहा हूँ ना, कूलर सेक्शन, वहां तक पहुंच गए थे। उसके बाद 80 मीटर जितना ही था। तो वो सुबह हो गई थी, 5 बज गए थे आई थिंक, 5-5:30 के आसपास हो गया था। और वो लास्ट सेक्शन, वो 80 मीटर भी खोलने में उनको 1 घंटे से ऊपर लग गया था, वो 1-1.25 घंटा लग गया होगा। और वो सबसे बेस्ट वाला मोमेंट था, जैसे वो लोग समिट, मतलब मैं पीछे ही था, वो जो फिक्सिंग टीम थी उसके आई थिंक 7-8 लोग थे और मैं पीछे था 9-10 के आसपास ही होऊंगा मैं। मैं राह ही देख रहा था कि ये कब आगे चले और मैं चलूं जल्दी। ठंड इतनी लग रही थी, कम से कम -20-25 के आसपास तो टेम्परेचर हो ही गया होगा। और उसमें खड़े रह जाना तो और दिक्कत है। तो सबसे बेस्ट वाला पार्ट धौलागिरी का मुझे लगता है कि जब 6 बजे के आसपास उन लोगों ने फिक्स किया, ऑलमोस्ट 6-6:45 बज गए थे मुझे लग रहा है, 5:45 के आसपास कुछ। और वो समिट पे पहुंचे और पीछे में पहुंचे और सामने से बढ़िया सनराइज जो हो रहा था, सनराइज है ब्यूटीफुल, बहुत ही सही, इतना बढ़िया व्यू, मतलब लिटरली आप एकदम ऊपर। और वो एक्चुअली सनराइज हो भी कहा रहा था, तो अन्नपूर्णा है ना, उसके पीछे से मतलब निकल रहा था एकदम बढ़िया सन। और वो अमेजिंग, बहुत ही सही वाला जो व्यू के साथ, मतलब ऐसी थकान, कम से कम 12-13 घंटे लग गए थे हमको वो पहुंचते हैं समिट में। बट वो वहां पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस खड़ा खड़ा देख रहा था इधर उधर। और स्टार्टिंग में तो मैंने वीडियो भी नहीं लिया, मैंने ठीक है भाई, जो मतलब लेंगे आराम से, वो पिक्चर लेने का रहता है वो प्रूफ वगैरह के लिए। बढ़िया देख रहा हूँ और
मतलब पूरा नीचे लिटरली पूरे बादल बादल एकदम, और दूर दूर तक जहां तक देखो एकदम ही बादल है, और सामने सनराइज हो रहा है, और जो व्यू, मैं तो पागल ही हो रखा था उस टाइम पे। बहुत बढ़िया फीलिंग था वो। तो ये था। ग्रेट। और सो पलकीश, हाँ 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 सर, बोलो। नहीं नहीं, तो बिकॉज बोलने में बड़ा आसान लगता है कि आज समिट पुश के लिए गए, वहां से वापस आ गए, फिर नेक्स्ट डे फिर गए, बिकॉज इतनी मेहनत करके आप निकल रहे हो इतना टायर्ड होने के बावजूद, एंड देन यू कम बैक, एंड देन इतनी एनर्जी कैसे आती है कि फिर से जाए, बिकॉज 8000 मीटर में वैसे तो आप एक्लेमेटाइजेशन बोल रहे हो, बट देन उस ऑल्टीट्यूड में बॉडी अपने आप को कंज्यूम करती रहती हाँ है, बिकॉज एग्जैक्टली। खाया नहीं जाता, हाँ हेडेक हाँ रहता है। हाँ 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 हाँ। तो उस समय कैसे मोटिवेट करते हैं अपने आप को? सर मोटिवेशन तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ऐसा कम ही होता है कि मैं जैसे जैसे बोल रहा था कि मेरा मोटिवेशन तो नहीं था, बट वो एक था कि नहीं ठीक है अटेम्प्ट करना है। तो मेरा वही था कि कुछ नहीं, एक जहां तक भी जाएंगे एक मतलब प्रॉपर अपना 100% देना है। तो उस हिसाब से राइट ही मेरा माइंडसेट था कि भले मुझे दूसरी बार भी जाना पड़े, मैं आई विल अटेम्प्ट ऐसा। तो और राइट। वो मेरा ऐसा था कि एक्चुअली पहले भी एक्लेमेटाइजेशन थोड़ा सही हो रखा था, ऑलरेडी मैं 7000 करके आया था, तो वो एक कहीं ना कहीं प्रिपरेशन भी सही था, और वो एक चीज राइट मेजर पार्ट मुझे लगता है प्ले करती है इस चीज में, कि आप उस टाइम पे कितना रिलैक्स और कितना प्रिपेयर्ड हो उस चीज को लेके, जो भी कंडीशन चेंज होती है उसके लिए, करेक्ट। सिचुएशंस वगैरह। तो वो चीज है कि माइंडसेट बहुत जरूरी है उस टाइम पे, पलकेश, मोटिवेशन से ज्यादा थोड़े क्वेश्चंस माइंडसेट। देख लेते हैं, हाँ हाँ या सर देख लेते हैं, करेक्ट मुझे करेक्ट, लग रहा है बहुत सारे। है ना? हाँ, कैन यू शेयर योर ट्रेनिंग रूटीन इन जनरल? 8000 मीटर जैसी आ, बड़ी क्लाइंब है, उसमें कैसे प्रिपेयर करते हो? मुझे लग रहा है कि मेरा जो ट्रेनिंग वाला शेड्यूल है वो मेरा लाइफस्टाइल में ही आया गया है। मुझे लग रहा है कि मैं अगर कोई एक्सपीडिशन प्लान भी नहीं है मेरा, बट मैं वो मेरा रूटीन जो मेरा वर्कआउट्स वगैरह है वो चलते ही रहता है। सो आई बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ कि वीक में 2-3 दिन रन करूँ, और 2-3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरा जिम में करूँ। तो वो बेसिक कॉम्बिनेशन वही रहता है मेरा, वर्कआउट वाला ट्रेनिंग वाला। ओके। तो इसको मैं थ्रू आउट और उसमें कंटिन्यू करने की ड्यूरेशन कोशिश वगैरह? करता हूँ। ड्यूरेशन वगैरह मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं भागता, मतलब ओके 7-8 मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स। तो मैं प्लान ओके। करता हूँ कि 2-3 दिन 4 दिन अगर वीक का प्लान है मेरा रन करने का, तो फाइव फाइव बेसिकली 5-6 और जो वीकेंड वाला रन रहता है उसको मैं कोशिश करता हूँ लॉन्ग रन, मतलब 15 या मतलब 10 to 15 के बीच में ऐसा। और वो भी राइट, इजी गॉट पेस इट। पे, बहुत ज्यादा नहीं कि मैं पेस पे बहुत तेज भागने की फोकस करता हूँ, क्योंकि माउंटेनियरिंग इज नॉट वैसा स्पीड वाला, आपको इतना स्पीड में मूवमेंट नहीं है, आपका बेसिक एंड्योरेंस जो बेस है वो स्ट्रांग होना जरूरी राइट, है। तो जितना आप लो इंटेंसिटी पे लंबा वर्कआउट करेंगे तो आपका एंड्योरेंस बेस काफी स्ट्रांग होगा, तो आप माउंटेन्स पे अच्छा करेंगे। तो वो बेसिक ट्रेनिंग वाला मेरा है शेड्यूल। एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट यस्टरडे आल्सो कोई पूछ रहा था कि कि हाई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना चाहिए, चाहे आईटी या फिर एरोबिक, सो आई थिंक यू आंसर्ड सेम थिंग। तो हाँ मेरे हिसाब से HIIT इज ऑल्सो बेनिफिशियल, अगर आप उसको भी ऐड कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग में। बट आई राइट आई से के मेजर आपका जो ट्रेनिंग है वो आप एंड्योरेंस, जो आपका बेसिक एरोबिक वाला एंड्योरेंस है उस पर फोकस करो तो ज्यादा बेटर है। और HIIT करेक्ट। डेफिनेटली इट विल हेल्प। वो वीक में एक दिन आप प्लान कर सकते हो अगर कर रहे हो तो, बट मेजर आप फोकस करो कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन साइकिलिंग या रनिंग या कुछ भी कर सकते हो। सो वो ग्रेट, ज्यादा बेटर है। वंडरफुल, अगर रनिंग कर सकते हो तो वो तो बेस्ट ही है। ग्रेट। सो कुलदीप वांट्स टू नो कि व्हाट इज द डेथ जोन ऑल्टीट्यूड? डेथ जोन जनरली स्टार्ट अबाउ 8000 मीटर्स, तो उसके बाद ऑक्सीजन के जो लेवल है वो और कम हो जाते हैं। तो बेसिकली वहां आप जितना भी टाइम स्पेंड करते हो वो आप बेसिकली यू आर ऑन द वेरी रिस्की जोन ऑफ एनी 8000। तो 8000 मीटर के ऊपर वो गाड़ी चलने लगती है आपकी। एब्सोल्युटली। यू आर ऑन सो बोरोड टाइम। या ट्रू। सो दैट्स व्हाट आई थिंक डेफिनेशन बताती है 8000 की। बिल्कुल। सो देयर समवन हु वांट्स टू नो कि इन्होंने अन्नपूर्णा किया, बेस कैंप किया है, एवरेस्ट बेस कैंप किया है, एंड दे वांट टू स्टार्ट माउंटेनियरिंग, ओके। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? आई वुड सजेस्ट कि आप धीरे धीरे आप
ग्रेजुअली एल्टीट्यूड बढ़ाओ आपका, मतलब साल में आप जो प्लान कर रहे हो आपके एक्सपेडिशन या जो भी आपका लाइक आपका गोल है कि 8,000 नेक्स्ट ईयर जाना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 6,000 एक दो पीक करो और एक 7,000 डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर 7,000 बिफोर अटेम्प्टिंग एनी 8,000, क्योंकि वहां आपको आपका बॉडी के बारे में भी आपको पता चलेगा कि क्या क्या कंडीशंस, कैसा सिचुएशंस भी आप फेस करोगे वेदर वाइज या जो भी है, सेक्शंस वाइज डिफिकल्ट टेक्निकल सेक्शंस वाइज। तो ग्रेजुअली जाओगे तो ज्यादा बेटर है। लाइक 6,000 अटेम्प्ट करो, कोशिश करो एक इजी 6,000 अटेम्प्ट करो। फर्स्ट ट्राई टू अटेम्प्ट रीच द एल्टीट्यूड, जो इजी ट्रैकिंग पीक आजकल बहुत सारे हैं, जो कांगयात टू और बहुत सारे हैं, तो स्टार्ट डू दैट वन एंड थोड़ा सा उसके बाद एक 6,000 टेक्निकल भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद 7,000 राइट। अगर जाके आ रहे हो तो बेटर है, बेस्ट है। और वंडरफुल। ट्रेनिंग मेरे हिसाब से आप थ्रू आउट ऐसा मत सोचो कि इतना दिन 2 महीने 3 महीने या 6 महीने, इट विल टेक इफ यू आर प्लानिंग गो फॉर अ ईयर, मतलब अच्छा से एंड्योरेंस आपका बढ़ाइए धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि अगर 2-3 महीने में आप एकदम से पुश करके आप बोलेंगे कि मैं 2-3 महीने में बढ़ा दूंगा और ट्रेन हो जाऊंगा उसके लिए, इट वोंट हेल्प। इट इज अ लॉन्ग या प्रोसेस करेक्ट। बेसिकली। तो उस हिसाब से आप माइंडसेट रख के जाओ तो ज्यादा बेटर है। एब्सोल्युटली, या आई विल आल्सो कंप्लीटली एग्री कि अगर आपको ट्रैक करना है लाइक बेस कैंप एंड ऑल, तो उसमें तभी भी चलता है कि आप 3-4 महीने ट्रेनिंग हाँ, करके पहुंच जाए। पहुंच जाए तो बट बेटर, मतलब उसमें दिक्कत नहीं है। क्लाइंबिंग के लिए तो, क्लाइंबिंग हाँ, इज अ क्लाइंबिंग के लिए यू डिफिकल्ट, नीड अ लॉन्ग टर्म वाला। या डेफिनेटली वेरी डेफिनेटली। ट्रू। सो सुमित वांट्स टू नो कि पलकेश बता दो, आप जॉब क्या करते हो? सो मैं ओएनजीसी में काम करता हूँ, आई एम एन इंजीनियर। सो बेसिकली वी ड्रिल वेल्स, ऑयल वेल्स। तो मैं, मेरा पोस्टिंग रिग पे है और मैं अहमदाबाद में बेस्ड हूँ, तो यहीं पे जो भी रिग्स वगैरह पे हैं उसमें मैं पोस्टेड हूँ। या वंडरफुल। ये बताओ, आपने 8,000 मीटर किए हैं, है ना? हाउ वाज धौलागिरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू? धौलागिरी वॉज डिफरेंट क्योंकि एल्टीट्यूड तो है ही, ठीक है, एक सबसे बड़ा मेजर। और कंचनजंगा और धौलागिरी में डिफरेंस ये था कि उसमें जो फर्स्ट इतना टेक्निकल सेक्शंस नहीं है धौलागिरी में बेसिकली। आपको ओके। जैसे कंचनजंगा में था कि आपको आइस फॉल्स आते हैं, जो सेक्शंस ऐसे धौलागिरी में नहीं है। तो आई ओके। वुड से कि धौलागिरी वाज लिटिल इजियर एज कंपेयर टू द अदर 8,000 व्हिच आई हैव क्लाइंब्ड, क्योंकि कंचनजंगा में वो डिफिकल्ट वाला था कि समिट पुश वाला सबसे डिफिकल्ट है। और उसमें ओके। कंचनजंगा इज लाइक के रॉक पैचेस भी ज्यादा है आपके समिट पुश में। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आइस या स्नो है पूरा, बीच बीच में रॉक राइट। पैचेस भी हैं, काफी ऐसे बड़ा सेक्शन है रॉक का। तो आपको रॉक पे भी क्रैम्पॉन्स लगा के बेसिकली डिफिकल्ट हो जाता है उस एल्टीट्यूड पे क्रैम्पॉन्स के साथ क्लाइंब करना। करेक्ट। तो कंचनजंगा वाज डेफिनेटली डिफिकल्ट देन धौलागिरी। तो उस सेक्शन वाइज समिट पुश वाइज भी डिफरेंट था वो धौलागिरी। नाइस। नाउ साई वांट्स टू नो, हाउ डज इट फील टू बी एट टॉप ऑफ अ माउंटेन? तो इतना मेहनत करके पहुंच गए समिट पे, व्हाट इज दैट फीलिंग? अलग ही फीलिंग है वो। मुझे लगता है कि उसको आप एक्सप्रेस तो शब्द में करना मुश्किल है, बट वो एक नेक्स्ट लेवल है। आप जो इतना डिफिकल्ट, आप पूरे 12 घंटे से चल रहे हो और उसके बाद जो आप वहां पे पहुंचते हो, इट वाज सेटिस्फाइंग कि हाँ ठीक है, आपने जो डिसाइड किया था, आपने जो प्लान किया था, वो अचीवमेंट एक आता है कि यू यस। यू यू स्टेड ट्रू टू योरसेल्फ, मतलब जो यू स्टूड अप टू, मतलब व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू। तो वो अलग ही सेंस ऑफ फीलिंग है। वो आप, मुझे लगता है कि आप पर्सनली एक्सपीरियंस करोगे तो ज्यादा समझ पाओगे उस चीज इट्स वेरी को। डिफिकल्ट टू इट एक्सप्लेन, इज वो वेरी वाली फील वेरी जो आती है। डिफिकल्ट, या डेफिनेटली। एब्सोल्युटली। So, Anurag wants to know that how do you manage funds for expeditions which are not sponsored by ONGC? सो बेसिकली कंचन धौलागिरी के बाद मैं कोशिश कर रहा था कि स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए ट्राई करूं, Right. बट उस मेजर पार्ट में पर्सनल सेविंग्स और उसी से एक्सपीडिशन करता हूँ। तो Okay. कहीं ना कहीं मैं अपना सेविंग्स वगैरह जो ईयरली जो भी है वो थोड़ा बहुत बचाता हूँ। और लास्ट टाइम मुझे अन्नपूर्णा में थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप मिल गया था इधर उधर Okay. से। एक दो फ्रेंड्स वगैरह ने भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया था मुझे। तो Right. उस हिसाब से फिर फंड
प्लान हो गया था मेरा अन्नपूर्णा और धौलागिरी का, दोनों का। तो फुल तो जर्नली फ्लेजेड यूनिट स्पॉन्सरशिप तो नहीं हो मुझे पा अभी तक रहा। नहीं मिला है नहीं हो पा रहा है बट मेरा भी या ऐसा प्लान भी नहीं है कि मुझे एक ही बार में सारे, आई वांट दैट एक्सपीरियंस टू, हर पीक का एक एक्सपीरियंस मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस करना है वो हर पीक को। तो जनरली राइट, आजकल पता नहीं अब लोग बैक टू बैक 1000 रश कर रहे हैं, मतलब करेक्ट। अलग चीज है, ठीक है, अपने पर्सनल गोल में आप पुश करना चाहते हैं बाउंड्री जो भी है, बट मेरा पर्सनली ऐसा है कि आई वांट दैट वन पीक्स एक्सपीरियंस टू बी ऐसा अच्छे से एंजॉय एक्सपीरियंस करिए पूरा। एंजॉय करना है। हाँ, या तो ट्रू। वैसा है। So there's this guy Bharat. He wants to know nightmare on any peak. भरत थामिनेनी। क्या बोल रहा भरत पूछना है कि किसी पीक में कोई नाइटमेयर ऐसा आया हो आपको जो आप शेयर करना चाहते हो। है? नो 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 नाइटमेयर, नो नाइटमेयर, नींद ही नहीं कुछ आती है नहीं वहां पे कहाँ से नाइटमेयर या रहेंगे because Bharat sleeps a lot, so that's why he's अरे worrying about nightmares. अन्नपूर्णा में पता है ना मुझे भरत कैसे सोता है। मेरा और भरत का एक्चुअली सेम ही ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि मतलब बेस कैंप तक सेम है, कैंप 2-3 Okay. चलो अलग, 2-3 मतलब 6-5 तक ठीक है, बट 7000 तो मुझे लगता है वैसे भी नींद नहीं आती। बट बेस Yeah. कैंप में मेरा और भरत का मुझे लगता है कि सेम ही शेड्यूल रहता था हमारा, पता। भरत उठ के आ रहा है, मैं भी उठ के बाहर आ रहा हूँ, अच्छा 8 बजे 8:30 बजे हम Nice. 8:30-9 बजे ब्रेकफास्ट करते थे आराम से बैठ के। तो मुझे लगता है सबसे लास्ट मैं और भरत ही आते थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और मेरा मुझे लगता है हर Yeah. बार हर एक्सपीडिशन में बेस कैंप में तो यही रहता है, मतलब ऐसी नींद आती है ना, Nice. भले आप 8 बजे भी सुला दो 9-8 सुबह 7-8 बजे से पहले तो मैं नहीं उठता उठता ही नहीं Wonderful. हूँ बढ़िया नींद बाकी आती लोग जलते ही रहते होंगे फिर हाँ बिकॉज मतलब नींद आना तो मैं मुश्किल और रहता है। भरत आके बैठे तो वो सत्या सत्या साथ में तो वो 5 बजे 5:30-6 बजे वो उठ जाता था। बोलो भाई क्या करता है तू 6 बजे उठ के, और हम उठ रहे हैं 8 बजे आराम से एकदम। Nice. तो बढ़िया नींद बेस का मैं तो बहुत बेस्ट था। Wonderful. So that और मुझे लग रहा है reminds me कि next week. Sorry. हाँ Yeah. मतलब जिस हिसाब से आप हाई एल्टीट्यूड्स में जो भी क्लाइंब करते हो, तो मुझे लगता है कि रेस्ट सबसे बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट चीज है। Correct. तो जब भी हम रोटेशन करके आते हैं तो आप कभी भी 8000 के लिए जाओ तो आराम से बेस कैंप इज लाइक खाओ पियो सो बस, और कुछ मत Yeah. करो। True. टेक प्रॉपर बिल्कुल। रेस्ट, हाइड्रेशन, और जो भी आपने इतने एफर्ट्स मारे ऊपर उसको प्रॉपर रिकवर होने दो, बॉडी को उस जो भी स्ट्रेस दिया हो उसको बैलेंस करने दो, तो वो रेस्ट करना बहुत जरूरी है। Wonderful. So that reminds me, next week we have Satya and we'll be speaking about Kanchenjunga. So ओह that will be नाइस again नाइस on नाइस Thursday 9 p.m. तो नाइस सत्या तब तुम्हारी पोल खोलेगा क्या रीजन है कि तुम सोते रहते अरे हो सत्या के मैं उसको नींद खोलूंगा नहीं आती। तो अभी मैं खोल देता हूँ सत्या नहीं के नहीं नहीं, सत्या इज ऑन हाई, अभी जिम जिम खोल बढ़िया के बढ़िया। बैठा है, वो मजे मार रहा हाँ हाँ नहीं मेरी बात हुई थी सत्या से काफी, अन्नपूर्णा में साथ में ही थे हम। तो है। राइट सत्या राइट। के साथ एक्चुअली यूटी कांगड़ी में फर्स्ट मैं सत्या से मिला था लास्ट ईयर। ओके। तो उसके बाद फिर मैं अन्नपूर्णा पे मिला, तो इज अ गुड क्लाइंबर, बढ़िया है, उसका वंडरफुल। थोड़ा सा अलग ही है Yeah. So there's another question. I'll just take it. So it says, you were mentioning about basic intermediate courses. Can you please tell तो basic mountaineering course advanced के बारे में बताएंगे यहाँ पे? तो बेसिक एडवांस कोर्सेज में बहुत ज्यादा इतना डिफरेंस मुझे लगता है थोड़ा सा नहीं, डिफरेंस टेक्निकल। नहीं, कोई लेमैन है जो बिल्कुल शुरू करना ओके चाहता है तो ओके बेसिक ओके। सो उसके बारे में। बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स इज लाइक कि आपको बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी, रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, और स्नो में किस तरीके से आपको करना है, मतलब क्लाइंब और जो भी टेक्निक्स है। तो वो सारी राइट चीजें, वो 3 मेजर सेक्शंस रहते हैं आपके बेसिक। एडवांस कोर्स में भी सेम ही रहता है, एडवांस कोर्स में सिर्फ टेक्निकल चीजें और आपको इम्प्रूव अलग क्या क्या क्लाइंबिंग टेक्निक्स है वो सिखाएंगे। और बस यही है, आपको कैंपिंग कैसे करना है, किस किस चीजें के आपको ध्यान रखना है, कहीं पे भी कैंप कर रहे हैं क्या क्या सराउंडिंग्स का ध्यान रखना है, एवलांच राइट। प्रोन नहीं है, और ये सारी चीजें आपको बेसिक कोर्स में यू विल गेट टू लर्न। ग्रेट। Yeah, so basic course, to add on, so इंडिया के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे पलकेश पदार्थ है, इन्होंने, आपने कहाँ से किया? मैंने अभिमा से, राइट? अभी मास से किया है, हाँ मनाली। राइट। सो सिमिलरली देयर आर निमास है HMI है, अरुणाचल में। हाँ। राइट। तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं
जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है पहलगांव में, तो करेक्ट। आप तो उसमें अगर आप से गूगल कोर्सेज। करेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यू विल गेट दैट साइट, बट उसमें क्या रहता है, थोड़ा वेटिंग ज्यादा रहता है हाँ कई हाँ। इंस्टीट्यूट में, सो यू हैव टू सी, राइट? So there's another question by Priyesh Mishra. He wants to know, sir, is getting a good job a basic criteria to climb Everest? सॉरी, क्या इज? Getting a good job a basic criteria to climb Everest? कुछ समझ नहीं आया, हाँ, कुछ क्या समझ आ रहा है क्वेश्चन तो है? बताओ। नहीं समझ नहीं आ रहा था मुझे क्वेश्चन। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि एवरेस्ट चढ़ने से पहले एक अच्छा जॉब होना जरूरी है क्या? अच्छा, टू गेट अ गुड जॉब। सी, मेरे हिसाब से आपका क्या गोल है माउंटेनियरिंग को लेके, उस पर डिपेंड करता है। सो आई टेक माउंटेनियरिंग एज अ हॉबी और अ पैशन। तो आपका प्लान क्या है? लाइक आपको एवरेस्ट करके सिर्फ खत्म करना है आपका माउंटेनियरिंग करियर, या यू वांट टू डू सम मोर पीक्स, ऐसा? तो अगर सिर्फ एवरेस्ट प्लान है तो आई वुड सजेस्ट के एक अच्छा सा जॉब तो पहले ले ही लेना। पर्सनल सेविंग करो, स्पॉन्सरशिप अप्लाई करो, एवरेस्ट क्लाइम करो, कुछ और चीजें करो, जॉब करो या करेक्ट, जो भी चीज है। सो आई वुड सजेस्ट के इफ योर गोल इज टू जस्ट क्लाइम एवरेस्ट, देन गेट अ जॉब ऑल्सो। करेक्ट। एंड पर्सनली फील कि अगर आपने एवरेस्ट ही क्लाइम करना है तो जॉब से तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज जॉब आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए। एग्जैक्टली। स्पॉन्सरशिप तो लेनी पड़ेगी। स्पॉन्सरशिप तो वैसे भी लेनी पड़ेगी आपको। ऐसा तो है नहीं कि आप 30 लाख बिकॉज पर्सनल सेविंग, मुझे लग रहा है कि आपको काफी टाइम लग जाएगा हाँ, आपको एवरेस्ट क्लाइम करने में। सो बेटर गेट अ गुड एब्सोल्युटली जॉब इफ यू जस्ट वांट टू क्लाइम एवरेस्ट। अगर हाँ प्लान है कि प्रॉपर ही इसमें, और मैं हाँ ये चीज मुझे एक सर आप शेयर करनी थी कि लोग बोलते रहते हैं कि इसमें करियर कैसे बनाए या क्या या करें या जो भी चीज है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको फुल फ्लेजेडली माउंटेनियरिंग करना है तो आप प्रॉपर आप जॉब ठीक है नहीं लेनी है, बट आप कहीं बिजनेस कहीं से तो एक सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट कर सकते हो। और मेन आपका ट्रेनिंग आप कहाँ कर रहे हो, और वो एक बहुत जरूरी आपका प्लान होना चाहिए कि आप कितने साल कौन से पीक्स क्लाइम करने हैं, और ये सारी चीजें आप पहले सॉर्ट कर लो, उस हिसाब से तो ज्यादा बेटर है। तो वो एक चलो चीज है। पलकेश, एक चीज और पूछनी थी, अगर कोई धौलागिरी क्लाइम करना चाहता है, राइट, जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है, तो रोड मैप क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना चाहिए? आ, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि यही आप आपका फिजिकल कंडीशनिंग, फिजिकल प्रिपरेशन जो भी आपका वो है उस पर ध्यान दें, अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड जैसे हमने बात करी कि आप धीरे धीरे अपने डिफिकल्टी लेवल जो भी आप एल्टीट्यूड वाइज और उस वाइज आप अपने आप को अपना बॉडी को बेसिकली यू गेट चेक ऑन योर बॉडी कि आपका एक्चुअली बॉडी रिस्पॉन्स भी एल्टीट्यूड जनरली सबका इजीली सपोर्ट नहीं करता है एल्टीट्यूड पे बॉडी, मैंने काफी करेक्ट, सारे लोगों को देखा है। तो आप धीरे धीरे एल्टीट्यूड बढ़ाएं, पीक्स करें, और उसके बाद डिसाइड करें कि यू रियली वांट टू डू यू नो गो क्लाइंबिंग दिस धौलागिरी और नॉट। लाइक गेट टू नो योरसेल्फ बेटर, आपका बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, आपका ट्रेनिंग कैसा है, तो वो सब चीजें आप ठीक है। उस तरीके से जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। तो 6-7 thousand में कोई रिकमेंड करोगे कि ये क्लाइम अगर आपने किया तो दैट विल प्रिपेयर यू वेल फॉर अ पीक लाइक धौलागिरी? हाँ, धौलागिरी डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट के गो फॉर कुन। हाँ। अगर अगर टेक्निकली डिफिकल्ट लाइक अन्नपूर्णा या धौलागिरी या कंचनजंगा या ऐसे अगर आप गए नहीं हो पहले, किसी 7,000 का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट के पहले सतोपंथ करना, थोड़ा सा इजी है। ओके, वहां पे आप अपने आप को यू विल गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ मोर कि आपका किस तरीके से बॉडी रिएक्ट कर रहा है ये वो। उसके बाद अगर सेकंड आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि डिफिकल्ट पीक से पहले आप कुन तो जरूर अटेम्प्ट करना। तो राइट, काफी बढ़िया पीक है, काफी टेक्निकल तो है ही, लास्ट सेक्शन में वगैरह आपने भी सर किया है कुन तो। राइट, राइट। तो आई नहीं वुड नहीं, डेफिनेटली मैंने सजेस्ट के। सतोपंथ नहीं किया तो इसलिए सतोपंथ आई विल नॉट नो, बट देन हाँ अच्छा नहीं, कुन किया है सतोपंथ तो इज इसलिए। लाइक कैंप, समिट कैंप तक थोड़े से टेक्निकल सेक्शंस है उसमें, बट समिट कैंप ओके, के जो रिज जो नाइफ रिज है उसके बाद सेक्शन इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस थोड़ा सा स्टीप है, बस उस पे चलना है। तो वंडरफुल। ये है। So Palkesh, I think we have covered most of the aspects of Dholagiri. आई Anything which थिंक you सो। want to share, which we have missed out? So that will be nice.
मुझे नहीं लग रहा ज्यादा कुछ सर मिस किया है अपन ने, काफी सारी चीजें तो बता ही दी हैं। बट 8,000 के लिए जा रहे हो तो वो मुझे लग रहा है वो माइंड सेट रख के जाओ कि समिट समिट मत सोचो। लाइक मुझे लग रहा है कि लोग बहुत ज्यादा पुश कर देते हैं अपने आप को, कि राइट और काफी सारी चीजें दिक्कतें भी हो जाती हैं। बट वो माइंड सेट रखो कि ठीक है, यू ट्राई टू गिव योर 100%। ठीक है, सबमिट होगा नहीं होगा, गो फॉर द एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस पे ध्यान रखोगे, मतलब उसको ज्यादा एंजॉय करने की कोशिश करोगे तो यू विल डेफिनेटली डू गुड ऑन एनी पीक। तो वो एक वंडरफुल। चीज मैं सजेस्ट करूंगा। और सो ट्रेनिंग हमेशा दिस हमारे कंटिन्यू रखना। साल या भर अगर ट्राई टू करना है। उसको रूटीन में आपके लाइफस्टाइल में लाओगे तो ज्यादा बेटर। मुझे लगता है ये एक चीज मेरे साथ अच्छी हुई है, जो मतलब ये भी एक अच्छा चीज लाइफ में मेरे जो चेंज आया है, जो है ये फिटनेस और जो भी है, जो वर्कआउट्स वगैरह। पहले मैं नहीं राइट करता था, लिटरली मैं फर्स्ट ट्रिप पे गया था, मैं ऐसे ही चला गया था। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स वगैरह खेलता था मैं, बट मैं ऐसा राइट कुछ प्रॉपर प्रिपेयर करके नहीं गया था। बट धीरे धीरे फिर आई गॉट इनटू, मतलब थोड़ा सा रनिंग वगैरह। और मैं जिम भी आई थिंक मैंने ज्वाइन किया होगा कंचनजंगा जब जाने वाला था, उसके नहीं, एवरेस्ट ओके वाला जब सिलेक्शन हो रहा था राइट उसके 2-3 महीने पहले ही मैंने जिम वगैरह, उसके पहले मैं जिम भी नहीं गया था। तो वो एक अच्छा चीज मुझे लग रहा है हुआ है लाइफ में। स्टार्ट हो स्टार्ट राइट हो गया। तो अब ऐसा तीन चल चार दिन नहीं करता हूँ तो ऐसा लग जाता है कि यार कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा गड़बड़ लाइफ में। है। तो ये एक चीज है। नहीं ट्रू हाँ। वेरी नाइस So there's one last question we'll take. It हम्म। says that any dark experiences, कोई भूत वूत मिला while climbing या कोई आपको ऐसे hallucination हुए? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, कोई भूत भूत नहीं दिखा मुझे आज तक। नो हेलुसिनेशन। तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। Good, very nice. चलो एक और क्वेश्चन आया. Please suggest any easy peak which is 6,000, एक 6,000 मीटर वाली और एक 7,000 वाली easy peaks का एग्जांपल अगर आपको कुछ आइडिया है तो. आजकल तो 6,000 वाले तो एक यूनूम है जो, ठीक है। फिर KY2 Absolutely. अपन के कांगेत से 2 भी कर सकता है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट फर्स्ट टाइम अगर यू कैन लाइक कर सकते हैं कांगेत से 2, आई वुड सजेस्ट। ये 2 पीक है। अगर 7,000 जाना है तो सतोपंथ तो बेस्ट है ही, मतलब अच्छा पीक है वो, यू कैन गो फॉर Right. सतोपंथ। तो Wonderful. ये पीक है। चलो thanks Palkesh भाई. I think we've covered most of the things which were there in the mind. या ठीक है एंड बाकी चीजें आई तो थिंक सो। चलती रहेंगी. Anyone has any बिल्कुल। questions? I'm sure Palkesh should be happy to answer because the kind of person I know of him, he's always approachable and interesting guy. मतलब काफी मैं कोशिश भी कर रहा था कि जितना एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत लोगों को शेयर करूं, या जो भी क्वेश्चन वाइज या तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इतना सब कुछ एक्सपीरियंस हो रखा है कि ठीक है, कहीं से कहीं जो फर्स्ट टाइमर्स है उनको थोड़ा अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि लाइक हाउ टू गेट इनटू Correct. दिस। Absolutely. And एक घंटे में बहुत कुछ कर पाना मुश्किल हो जाता है मुश्किल है, because there are मुश्किल है, lot of मुश्किल है, things. बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि Correct. बहुत सारी चीजें हैं जो लाइक शेयर करनी होती है। और मतलब आपके एक्सपीरियंस तो चलो ठीक है ही है, बट आपका माइंडसेट और आप किस हिसाब से गोल आप प्लान करते हो, वो सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो Correct. बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए तो। Correct. चलो thanks Palkesh भाई. ओके Wonderful सर, talking to you. सेम ईयर, And सेम all ईयर। the best. थैंक यू सर। आगे कौन सी क्लाइम है नेक्स्ट this year what are the plans? दिस ईयर तो सर अभी तो वही सेविंग्स ही चल रही है। तो देखते हैं। ट्रेनिंग पे प्लान फोकस. तो लाइक है कि इस बार थोड़ा सा एक टेक्निकल, मोस्टली इस बार प्लान है कि 6-7 तक के थोड़े से टेक्निकल पीक करूं। 8,000 आई एम नॉट ओके थिंकिंग दिस ईयर, आई राइट माइट नॉट गो। शायद नेक्स्ट ईयर ही प्लान करूं मैं, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं और अच्छे से प्रिपरेशन की जरूरत है, थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। ओह तो बस उसी पे चल रहा है अभी। वंडरफुल क्योंकि सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट नाइस जो भी अटेम्प्ट करूंगा इस बार विदाउट ऑक्सीजन सोच रहा हूँ मैं। अब ओके डिसाइड, अब वो एक साल का जो प्रिपरेशन है उस हिसाब से डिसाइड करूंगा कि नेक्स्ट ईयर पीक भी उस हिसाब से ही डिसाइड करूंगा कि करेक्ट क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली अभी मैं फोकस बेसिकली ट्रेनिंग पे ही है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि वंडरफुल ऑफिस के साथ जो भी वर्कआउट वाला शेड्यूल है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करूँ। करेक्ट तो फिलहाल तो यही है। ग्रेट चल Palkesh thank you so ठीक है much सर, man थैंक यू wonderful सो मच। interacting चलो, ओके bye सर, bye गुड always बाय a pleasure बाय, thanks टेक केयर, Jai Hind bye बाय। guys good night